कुछ वैसे सवाल जो परीक्षा में आते हैं तो विद्यार्थी को रुला देते हैं और समय भी बर्बाद कर देते हैं। तो वैसे सवालों का हमने अभी कलेक्शन किया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए सभी सवालों को बारी बारी से दिखाता हूं और एक एक सवालों को आपके दिमाग में फिट करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए और मेरे सारे बीपीएससी एडीओ वाले विद्यार्थी लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा और ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ये बात को जरूर समझिएगा। अब ये जो सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्या पूछा जा रहा है? त्रिभुज पूछा जा रहा है मेरे भाई, त्रिभुज पूछा जा रहा है। अब इस सवाल में आप त्रिभुज गिन करके तो नहीं बता पाएंगे और गिन के बता भी देंगे तो सही बता पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और समय भी ज्यादा लगेगा। तो हम पैटर्न सिखाते हैं, इधर देखिए सीखिए। ये एक पैटर्न होता है, इस तरह से एक ट्रेंगल होता है और इस ट्रेंगल के अंदर ऐसे लाइन खींच दिया जाता है। तो यहां पे ट्रेंगल का संख्या हम नंबरिंग करके जोड़ करके निकालते हैं, 3 हो जाता है। इसमें एक लाइन और खींचेगा तो इस बेस पर भी 1 आ 2 फिर से हो जाएगा जोड़ के 3। इसमें एक और लाइन खींचेगा तो इस पे भी हो जाएगा 2 आ 1 3। तो टोटल यहां से 9 ट्रायंगल आ गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न का है जो हमने अभी आपको सिखाया है, हमने आपको बताया है। तो यहां 1 2, यहां 1 2, यहां 1 2, यहां 1 2, यहां 1 2। तो 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3। तो 3 3 6 3 9 3 12, 3 यहां से 3 यहां से 6 3 9 3 12 3 15। तो यहां से ट्रेंगल का संख्या 15 आ गया। अब इसके बाद आप इस साइड में चले आइएगा तो ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहां पे देखिए कितना होगा, तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3। तो यहां से हो गया 9। और मेरे भाई जब यहां से 9 होगा तो इधर भी वही फिगर है ना, तो इधर भी आपका हो जाएगा 3 3 6 3 9। तो देखिए 15 9 9 18। तो 15 18 कितना होता है? तो 15 18, देखिए 15 है ना, ये 9 9 18। तो 15 18 कितना होगा? 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 1 3 33। तो आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, परीक्षा में पूछेगा। इस सीजीएल का क्वेश्चन है, एडीओ में पक्का पूछेगा और सीजीएल 4 में भी पूछेगा। आप इसको ध्यान से समझ के रखिएगा। ये देखिए बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2011 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है 264 स्टार 2 बराबर 6 और 870 स्टार 3 बराबर 11। तो 735 स्टार 5 बराबर कितना होगा? तो मेरे भाई इस सवाल में आपको क्या करना है समझिए। ये दिया हुआ है ना 264, स्टार के बाद 2 दिया है तो 2 को बट्टा में डाल दीजिए। कहिएगा सर डालने के बाद 6 आ जाएगा? नहीं आएगा, हम बताते हैं ना कैसे आएगा। अब इसको काटिए तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी का 4, 132 आया कटने के बाद। अब फिर से आप इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 2 आ 3 5 आया कि 6 हो जाएगा। कहेगा वो तेरी के सर ऐसे भी होता है? हाँ जी ऐसे भी होता है। यहां भी आप देख सकते हैं वही कंडीशन किया हुआ है। अब यहां दिमाग मत लगाइए, सीधे आ जाइए 735 पे, भाग लगा दीजिए 5 का। 5 ना दिया स्टार में, तो 5 एकम 5, यहां 5 एकम 5 कट्टा, 2 बचा 23 हुआ, 5 चौका 20, 3 बचा 35, 5 7 35, 147। अब 147 को आपस में जोड़िए तो 7 4 11 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। तो ये भी सवाल हमने आपको सिखा दिया, 12 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3 पर। अब 3 नंबर जो सवाल है ये बहुत अच्छा लेवल का सवाल है और सारे विद्यार्थियों से तो ये बनने वाला नहीं है। बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा 2015 का ये क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा। यहां पे कहा कि कल से 1 दिन पूर्व मेरा 52वां वर्ष था। ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी है कह रहा है कल से 1 दिन पूर्व, तो से माने उसको लेके, यानी आज से ही 1 दिन पूर्व जाइएगा तो कल से 1 दिन पूर्व हो जाएगा, क्योंकि से माने लेके गिनते हैं। तो कल से 1 दिन पूर्व मेरा 52वां वर्ष था, किंतु अगले वर्ष मेरा 54वां वर्ष हो जाएगा। तो वक्ता की जन्म तिथि और वक्तव्य जारी करने का तिथि क्या है? तो इसका आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा समझिएगा। यहां पे कोई आदमी है, जैसे मान लीजिए हम हैं, हम कहेंगे कि कल से 1 दिन पूर्व मेरा 52वां वर्ष था, अगला साल जो होगा मेरा 54वां वर्ष हो जाएगा। तो 52 से सीधे 54 हो गया।
तो इस बार तो 53वां होना चाहिए ना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर वक्ता की जन्म तिथि हम 31 दिसंबर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वक्ता की जन्म तिथि, वक्ता मतलब जो बोल रहा है, तो बोलने वाले की जब जन्म तिथि हम 31 दिसंबर ले लेंगे, मान लीजिए मेरा जन्म 31 दिसंबर को है, 31 दिसंबर को मेरा जन्म है, आइए मान लीजिए मेरा 52वां वर्ष है, मेरा 52वां वर्ष है, 31 दिसंबर है। अगर हम 1 जनवरी को ये बात बोल रहे हैं तो हम तो यही ना बोलेंगे कि कल से एक दिन पूर्व, कल से एक दिन पूर्व, कल से एक दिन पूर्व मेरा जो जन्म तिथि था, मेरा जो जन्म था वो 52वां वर्ष था, तो ये मेरा 52वां हुआ, 31 दिसंबर को मेरा 52वां हुआ। और जैसे हम 52वां के आगे बढ़ेंगे तो ये 1 जनवरी में घुसेंगे तो 53वां हो जाएगा, और अगला जो साल आएगा वो मेरा 54वां होगा। तो यही बात है भैया, वक्ता का जन्म तिथि जो है वो है 31 दिसंबर। अरे भाई 31 दिसंबर के बाद साल चेंज ना हो जाता है। अगर मान लीजिए 2026 में 31 दिसंबर को हम अगर 33 साल के हैं तो सीधे 33 साल से 1 जनवरी को अगले दिन हम चले जाएंगे तो 34 साल में चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए मेरा जन्मदिन 31 दिसंबर को है, तो 2026 में 31 दिसंबर को हम कंप्लीट अगर 33 साल के होंगे तो 31 दिसंबर से एक दिन आगे बढ़ेंगे, 1 जनवरी में जाएंगे तो 33 साल से मेरा 34वां साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। उसी तरह से 31 दिसंबर को इसका जन्म हुआ है जो कि 52वां वर्ष है, अगला साल 54वां होगा, यानी इस साल 53वां है। तो इसका जन्म तिथि है 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को बातचीत किया जा रहा है, 1 जनवरी को कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं दीपक सर हूं, मान लीजिए मेरा जन्म तिथि 31 दिसंबर को है, हम 1 जनवरी 2027 को अगर ये बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कहेंगे कि कल से एक दिन पूर्व मेरा 52वां वर्ष था या 33वां वर्ष था, अगला साल मेरा जो जन्म तिथि हो जाएगा, मेरा जो जन्म हो जाएगा वो 35वां साल हो जाएगा। तो पिछला 33 था, अगला 35 होगा, यानी ये 34 है, तो 31 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ होगा। तो ये सवाल बहुत तगड़ा है, बहुत लॉजिकल है, आंसर इसका डी हो गया। अब अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल 4 नंबर को देखा जाए। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है समझिएगा, कहा प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे सही संख्या, यानी यहां पे सही संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, 35 और 14 का अंतर ले लीजिए, 21 आएगा, दुगुना कर दीजिए 42 आ जाएगा। 14 और 12 का अंतर ले लीजिए, 2 आएगा, दुगुना कर दीजिए 4 आएगा। 12 और 30 का अंतर लीजिए, 18 आएगा, दुगुना करिएगा 36 आएगा। अब वही तरीका यहां लगाइए, 35 और 30 का अंतर ले लीजिए, 5 आएगा, दुगुना कर दीजिए मेरे भाई वाट के जगह पे 10 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 6 मंजिला इमारत बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो ये 1 मंजिला, ये 2 मंजिला, ये 3 मंजिला, ये 4 मंजिला, ये 5 मंजिला, ये 6 मंजिला इमारत बन गया नीचे से ऊपर की ओर। अब कह रहा है ए ऐसे तल पे रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 5 होगा, यहां भी रह सकता है, 3 होगा, यहां भी रह सकता है, 1 भी तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है ना, मान लीजिए 1 भी आता है, अभाज्य संख्या पे है। अब आगे कहा ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। तो ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 3 है, एकरा मतलब ए को हम 5 पे नहीं रख सकते। अब एक और एगो को रखना पड़ेगा 3 पर, और एगो को रखना पड़ेगा ए पर, तब ना गुणनफल 3 एकम 3 होगा। अब समस्या ये है कि ए 1 पे होगा और ई 3 पे होगा, कि ए 1 पे होगा ई 3 पे होगा, ये मालूम नहीं है। आगे लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आगे कह रहा है बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो हम बी को यहां कर देंगे तो इसके ऊपर केवल 2 व्यक्ति रह जाएंगे। आगे कह रहा है एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है। अच्छा, एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है तो यहां कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए। एफ को कहां कर दीजिएगा, सी के ठीक नीचे वाले तल पे। आगे कहा डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, डी एफ के बीच में कई गो व्यक्ति रहते हैं। तो एक काम करिए, डी को आप यहां रख दीजिए और डी एफ के बीच में व्यक्ति का संख्या बता दीजिए, कई गो, 2 गो। तो आंसर मार दीजिए आप 2। लेकिन आप कहिएगा कि सर आप ए और ई को तो बैठा ही नहीं। तो मेरे भाई मैं तो कह रहा हूं, अगर आप ए को 3 पे बैठाइएगा तो ई को यहां बैठा दीजिए, या ई को यहां बैठाइएगा तो ए को यहां बैठा दीजिए, दोनों कंडीशन जाएगा ना। लेकिन हमको इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है डी और एफ के बीच में कई गो आएगा, 2 गो आएगा। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं,
अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा से रीजनिंग आपको समझाता हूं तो आप और भी मेरा कंटिन्यू क्लास यूट्यूब का ही करते रहिए, फ्री क्लास करते रहिए, कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपको मैं सारा रीजनिंग सिखा दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। अब इसको देखिए, जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। कुत्ता का बच्चा को पिल्ला कहते हैं। जॉन द्वारा उसे खरीदे जाने के 380वें दिन वह पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। माने छोटा सा बच्चा खरीद के लाया और जब 380 दिन बीता तो पिल्ला जो है वो वयस्क कुत्ता बन गया। तब पिल्ला किस दिन वयस्क हुआ था? माने वो जवान कहिया हुआ, यही पूछ रहा है। तब देखिए, अगर जवानी का हम दिन निकालते हैं, कहने का मतलब ये है कि 21 जनवरी 2022 को शुक्रवार था और उसी दिन जॉन ने कुत्ता खरीदा था, पिल्ला खरीदा था, और वो पिल्ला 380 दिन के बाद वयस्क हुआ। तब पिल्ला बताइए किस दिन को वयस्क हुआ था, हमको दिन निकालना है। तो इस शुक्रवार में 380 दिन हम जोड़ देंगे तो हमारा कुत्ता वयस्क हो जाएगा। किस दिन को, ये पता चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई, शुक्रवार में 380 दिन जोड़ना टफ है ना, इतना लंबा दिन कैसे जोड़िएगा? तो याद रखिएगा, बहुत सारा दिन का जब अंतर होता है तो हम उसमें 7 का भाग लगाते हैं, और जब हम 7 का भाग लगाते हैं तो शेष दिन आता है, और शेष दिन को जब इसमें जोड़ देते हैं तो वही आंसर आता है जो 380 दिन जोड़ने पर आएगा। अब यहां काटिए तो 7 5 35 और 3 बचा 38, 3 पर 0 चढ़ा 30, 7 चौका 28, यहाँ 2 दिन शेष बचा। कितना शेष बचा? 2 दिन। तो आप शुक्रवार में 380 दिन ना जोड़ करके 2 दिन जोड़िए, तो 2 दिन जोड़िएगा तो शनि और रवि, तो आपका सवाल का आंसर होगा मेरे भाई रविवार, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का उत्तर। ये सभी सवाल हाई लेवल के हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, विद्यार्थी एग्जाम में फंसता है ऐसे सवाल में, इसलिए हमने ये करवाने का प्रयास किया है। और हम हमेशा विद्यार्थियों के हित में ही खड़े रहते हैं, विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन छांट छांट के लाते रहते हैं। मेरी टीम आपके लिए मेहनत करते रहती है, लेकिन बच्चे जो समझदार होते हैं वो मेरे यहाँ जाते हैं, और जो इधर उधर करते हैं वो तो करते ही हैं। तो आपको अगर लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है तो जुड़िए मुझसे, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल को आप देखिए, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा, इस सवाल को देखिएगा। ये सवाल में कहा कि उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट के लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब देखिए, ओपन डाइस को, माने खुला पासा को मोड़ करके बनाने का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है? तो टेक्निक है 3 का विपरीत 6 हो जाता है, और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विपरीत हमेशा अल्टरनेट में होता है, जो संख्या अगल बगल होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। अब मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना है, एक लॉजिक याद रखना है कि ये दोनों अगर किसी डाइस में एक साथ आ जाएगा तो डाइस गलत हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं आएगा तो भी गलत हो जाएगा। मतलब फिर से बताते हैं, ये 3 और 6 ये दोनों, या 1 और 4 ये दोनों, या 2 और 5 ये दोनों एक साथ किसी डाइस में दिख जाएगा तो भी गलती होगा, नहीं दिखेगा तो भी गलती होगा। यानी एक का दिखना जरूरी है और एक का ना दिखना जरूरी है। तो 3 6 में 6 दिखा, 3 नहीं दिखा, 1 4 में यहाँ कोई नहीं दिखा, ये गलत हो गया। हाँ, 2 5 दिख गया ना। अब देखिए, 3 6 में 6 दिखा, 3 नहीं दिखा, 1 4 में 1 दिखा, 4 नहीं दिखा, 2 5 में 2 दिखा, 5 नहीं दिखा, ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि 1 दिखा और 1 नहीं दिखा। 3 6 में 3 दिखा, 6 नहीं दिखा, 1 4 में 4 दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 5 में 2 दिखा, 5 नहीं दिखा, ये भी सही हो गया। और 3 6 में 3 और 6 दोनों दिख गया, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर होगा 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सवाल का सही आंसर
आंसर हो गया। अब अगला सवाल पे आ जाइए। क्लियर तरीके से समझ में आ गया? बाकी तो सर हम समझाने के लिए हैं ही, आप इस वीडियो को और भी दोस्तों तक भेज दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हम ऐसे ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे आपके लिए। अब ये देखिए 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल में कहा एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है? कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है? तो पहले तो आप ये समझिए कि आपसे पूछेगा क्या क्या। कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है। कभी कभी आपसे एक सतह रंगीन पूछ सकता है, कभी कभी आपसे 2 सतह रंगीन पूछ सकता है, और कभी कभी आपसे 3 सतह रंगीन पूछ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 0 सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। 1 सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 12 × n-2, और 3 सतह रंगीन का फॉर्मूला नहीं होता है, इसकी संख्या हमेशा 8 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे 27 बराबर घन है छोटा छोटा, तो इसको हम n के रूप में तोड़ेंगे तो n बराबर 3 आएगा, क्योंकि घन के रूप में अंदर गया था। अब n बराबर 3 आया था, हमसे इसमें पूछा केवल एक सतह, तो एक सतह वाला फॉर्मूला 6 × n-2 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 6 के 6, n के जगह 3 - 2 का होल स्क्वायर करिए तो 6, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 बराबर 6 आपका सवाल का आंसर हो गया। तो ये वैसे सवाल हैं जो काफी परेशान करते हैं विद्यार्थी को परीक्षा में, और भी ऐसे बहुत सवाल हैं, और ये एक 9 नंबर सवाल हमने आपके लिए लाया है। तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट करेंगे। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आपका कमेंट में देखूंगा कि आप कमेंट में क्या कर रहे हैं। बाकी मैं मिलता हूं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपके लिए अच्छा सा कंटेंट के साथ। जय हिंद।